अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हरफिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, पनामा का हंगामा और दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, केस में रोजाना एक नया मोड़ आ जाता है। और आज जिस तरह से डिस्कशन हुई है आइन के आर्टिकल 13B की, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की, जहां पर एक और नाकारा जहाज में अफसोसनाक हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद के झुलस जाने के इत्तलात हैं। क्यों SOPs को फॉलो नहीं किया जाता शिप ब्रेकिंग के मामलात में, इस पर बात करेंगे जनाब औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। हमारे यहाँ इस तरह के अफसोसनाक हादसात और वाकयात में अब इजाफा होता जा रहा है, वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इनसेंसिटिव हैं जी। मतलब यह है कि जो पहली सूरत हाल थी, जिसमें गडानी की जो सूरत हाल में पहले लोग मरे थे, उसमें तो लोगों को पता ही नहीं चला था। उस पर किसी किस्म की कोई, जिसे कहते हैं, ना इंक्वायरी हुई, ना किसी को सजा दी गई, ना कोई शख्स जो था उसको इस काबिल समझा गया कि उसकी नेग्लिजेंस जो है साबित हो। यही वजह है कि ये दूसरा हादसा हो गया जी। यही चीज़ अगर किसी बड़ी शख्सियत के साथ होती, किसी बड़ी शख्सियत का घर जो है वो उसके ज़ेर असर आता, या किसी बड़ी शख्सियत का बेटा या उसका रिश्तेदार या कोई और आदमी होता जो उसके अंदर जल भुन जाता, कभी कभी तो बहुत तकलीफ से लफ्ज़ अदा करने बड़ी शख्सियत का प्राइवेट जेट्स की इस तरह से उड़ जाता है, उड़ जाता तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या होता। जितने लोग जुनैद जमशेद वाले हादसे में इंतकाल किए हैं, उससे ज्यादा लोग गडानी के शिप में मरे हैं। जी हाँ, कई तो लापता हैं, मिसिंग हैं, अभी तक पता नहीं चला। तकरीबन 60 वहाँ 40 थे, यहाँ 60%। उस इंसिडेंट को देखें, क्योंकि उसमें सफर करने वाले जहाज वाले थे जी। उसमें सफर करने वाला कोई असिस्टेंट कमिश्नर था, कोई एक सेलिब्रिटी था, कोई और लोग थे। इसमें देखें गरीब आदमी थे, गरीब, जिनका किसी को पता भी मालूम नहीं है जी, जिनका किसी को इलाका मालूम नहीं है, जिनका लोगों किसी को रोजगार का पता नहीं है। बेचारे मिस्कीन वहां जाके तोड़ते हैं और चीजें अलहदा करते हैं। आम मजदूर जिसे कहते हैं ना, दिहाड़ीदार मजदूर, जो वो होते हैं शिप ब्रेकिंग के अंदर। आपने उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसमें मीडिया का भी मसला है जी। मीडिया ने जितना बाकी चीज़ों को उठाते हैं, बड़े वाक़यात को उठाते हैं, आप कभी इस वाक़े को नहीं उठाते। यही वजह दोबारा हो गया है जी, अफसोस की बात है। लेट्स कम टू द टॉप स्टोरी, और वो है आइन का आर्टिकल 13B। इस पर मुझे आपसे सवाल करना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ये कंपेल की डेफिनेशन क्या है? मुझे हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आज असल में एक नई बहस एक जज साहब ने वहाँ शुरू की है जी जी, जो शायद पाकिस्तान में 70 साल से ये बहस नहीं चली थी। ये कोई नया शोशा है, पता नहीं क्या है, कि जी 13B में एक लफ्ज़ आता है, इस्तेमाल होता है, जिसको वो कहते हैं कि कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। एक दफा किसी एक आदमी को एक जुर्म में सजा हो जाए तो दोबारा डबल चैपर्टी का प्रोसिक्यूट नहीं करता, ये बुनियादी चीज। लेकिन अगला ये है, शैल व्हेन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। जी, उसको अपने खिलाफ बयान देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, या गवाही देने पर। गवाही देने पर। ठीक, पहली बात तो यह है कि क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग किसी को कंपेल करने के लिए होती? नॉट इवन पॉसिबल टू थिंक अबाउट। सुन ले पूरी बात में तफसील से बात करो जी। किसी कोर्ट के अंदर आप कंपेल करना का मतलब होता है कि आप एक आदमी को उठा के लेके जाएं, मजबूर कर रहे हैं, उसको तशद्दुद करें, या उसके ऊपर कुछ और चीज का असरअंदाज हो, या उसको कोई ब्लैकमेल करे। कोई कंपेलिंग एविडेंस वो होता है कि जब आप किसी बंदे को मजबूर करें। पहली बात है कि जब अदालत के अंदर अदालत किसी को कॉल करती है जी, इसका मतलब अदालत का कॉल करना कंपेलिंग होगी। इसका क्या, अदालत का कॉल करना, किसी को आप किसी मुजरिम को अदालत में बुलाते हैं तो इससे कंपेलिंग जी। आपको पहली बात है कंपेल को डेफिनेशन डिफाइन कर लेना चाहिए। सही है। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं मुझे कि औरिया मकबूल जान साहब, ये शेरवानी आपने कहां से ली है? ठीक, मैं कहता हूं मैं जवाब नहीं देता हूं। आप कहते हैं मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी आमदन के मुताबिक ये शेरवानी नहीं है। आप ये कह देंगे कि मैं अपने खिलाफ एविडेंस दे रहा था। मैं तो आपसे कह रहा हूं, और वो तो मुझसे ये कह रहे हैं कि औरिया साहब आप अपने हक में एविडेंस दें कि ये आपने खरीदी है, अपनी इनोसेंस प्रूफ कर लें। नवाज शरीफ साहब से उनके खिलाफ जवाब नहीं मांगा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब से ये नहीं कह रही कि अपने खिलाफ एविडेंस दो जी। हसन नवाज से, हुसैन नवाज से ये नहीं कह रही, वो कहते हैं भाई अपने हक में दलील दो कि तुम्हारी ये आमदन जायज है। तुम्हारा यानी आपका पूरे का पूरा प्रोसेस जो 161 जो है एविडेंस एक्ट जो है, जिसके ऊपर एक दूसरे जज साहब ने तवज्जो दिलाई, जिसका मतलब यह है कि एविडेंस एक्ट तो सारे का सारा आप भाड़ में झोंक दें ना। फिर
कि आप एक आदमी से सवाल ही नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब यह है कि सारा बंदा जो वहां खड़ा है उसके बारे में कोर्ट जो है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती। वो जो वकील खड़ा होता है वो 50 दफा कर रहा है, आप उसको भी कंपेलिंग के डेफिनेशन में लेके आज इस इशू के ऊपर जी मुझे ये बताइए कि कोर्ट ये डिफाइन कराने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए सवाल उठाती क्यों है? ये सवाल उठाने की वजह क्या है? उन्होंने कर लिया, हमें कोर्ट उठा सकती है, देखिए जज है ना, अच्छा आप कुछ नहीं कह सकते, राइट, ठीक है, आप जज हैं, लेकिन हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं मेरिट के ऊपर, राइट। यू कांट डिस्कस कि को उठाती क्यों है, ठीक है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, ही इज ऑनरेबल जज, उसको उठाना चाहिए, उसकी अगर बात में आती है, लेकिन हम उसकी आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये क्यों गलत है, एक चीज। दूसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये बुनियादी तौर पे हम तो 10 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि ये इतना सिंपल केस है। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पीटीआई वाले जो है इस बात पे क्यों वहां कह रहे हैं कि हम एविडेंस देंगे, आपका काम ही नहीं एविडेंस देना। 184(3) मैं एक दफा फिर पढ़ देता हूं, 184(3) जो है वो इतना वाज़ेह एविडेंस है और इतना केस लॉ इस पे ऊपर बन चुका हुआ है, इतने केसेस हो चुके हुए हैं, इतना जजेस ने लिख दिया हुआ है कि 184(3) के अंदर ये केस आता है कि नहीं आता और मेंटेनेबल हो गया। 184(3) जो है बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 199 के अहकामात पर असरअंदाज हुए बगैर अदालत उज़्मा को अगर वो ये समझे कि हिस्सा दोम के बाप के जरिए तस्वीर शुदा बुनियादी हकूक में से किसी हक के निफाज के सिलसिले में अवामी अहमियत का कोई सवाल दरपेश है तो मज़कूरा आर्टिकल में बयान करदा नौइयत का हुक्म सादर करने का इख्तियार होगा। अच्छा, ठीक है, इसके तहत उन्होंने ले लिया हुआ। अब इससे मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। अब भाई ये अदालत का काम है कि वो आपसे पूछे। अब मैं बताऊं आपको, दुनिया पूरी का लॉ एक तरफ है, आपका लॉ अजीबोगरीब है। आप कह रहे हैं जी हम सबूत ला के दो। मसला सारा ये है कि मैं 31 साल नौकरी करता हूं, राइट। अब मैं एक घर बना रहा हूं पेंशन से पैसे लेके जी। जिस वक्त घर बन जाएगा तो मैं जिस वक्त एविडेंस अपना लेके जाऊंगा, हर साल गुज़श्ता 30 साल से मैं इनकम टैक्स में पेश होता हूं और मैं कहता हूं कि भाईजान ये मेरी तनख्वाह है और ये मेरा एक प्लॉट है। वो कहते हैं यार इसको रिकंसाइल करो कि इस तनख्वाह से कैसे आपने प्लॉट लिया जी। और मुझसे तो पूछते हो, 4 लाख लोगों से तो पूछते हो, जो 10 लाख लोग वेल्थ स्टेटमेंट दे उससे पूछा, नवाज शरीफ आसमान से उतरा इससे नहीं पूछते तुम। That's the point. तुम उससे क्यों नहीं पूछते? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये उस वक्त तक बात थी जी कि अगर हुसैन नवाज और हसन नवाज से वो मानते नहीं कि हमारी प्रॉपर्टी है, 16A 16A 17A जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, उस वक्त होता है फिर आप कहते हैं कि जाए जी ब्रिटिश रजिस्ट्री से जाकर रजिस्ट्री लेके आए और फिर उसके बाद उसकी कॉपी हो, सर्टिफाइड कॉपी से लेके आप जरा एम्बेसी से सर्टिफाई करें, वहां जाके अदालत में पेश करें जी। लंबा प्रोसेस, बिल्कुल लंबा। अब तो एक बात मान ली उन्होंने कि अब हमारी अगली प्रोसीडिंग बनती नहीं। ये पूरा एक हफ्ता जो कि उन्होंने नईम बुखारी से पूछा है, इमरान खान से पूछा है और फिर ये 4-5 वजीर जो हैं आके बोलते रहे हैं ये वो फला पूछने का बनता है। चलो आप पूछ लिया, साथ साथ ये भी कह दिया है कि जनाब आपको इतनी जल्दी किस चीज की अच्छा है? पूछ नहीं जल्दी 4 मिनट का केस है भाई। मैं आपको बताऊं अगर ये एक कॉमन मैन का केस होता जी, मेरा एक घर बना होता पाकिस्तान के किसी भी जगह पे जो अल्लाह के फजल से अभी नहीं है, मैं बना रहा हूं, पेंशन के पैसे हैं, कुछ तनख्वाह से बचाए इधर उधर से कुछ जहां के अब बना रहा हूं। अगर मेरा आज से 15 साल पहले घर बना होता और वो घर जो आ जाता नजर परवेज मुशर्रफ के जब मैं कॉलम लिख रहा था, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले नैब ने कहा था जनाब और मकबूल जान साहब आपने पैसे कहां से लिए? बिल्कुल, कहां से है आपके पास पैसे? सिंपल लॉ है भाई, बिल्कुल ठीक। रोज पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, लोग दूसरे पकड़े जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बुनियादी तौर पर इस कौम का केस है। 13B जो है इतना क्लियर। अच्छा फिर आखिरी में सेक्शन यहां पढ़ दूं, 187 जो है जी, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। इवन 199 की भी बात, 199 तो खैर बात क्या था, 187 जो है अदालत को इतना वसी इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि इंसाफ करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अदालत उज़्मा को इख्तियार होगा कि वह ऐसी हिदायत, अहकामात या डिग्रियां जारी करे जो किसी ऐसे मुकदमे या मामले में जो उसके सामने ज़ेर समाअत हो मुकम्मल इंसाफ के लिए जरूरी हो।
इनमें कोई ऐसा हुक्म भी शामिल है जो किसी की हाजिर किए जाने वाले वो ऐसी कोई हिदायत, हुक्म या डिग्री पाकिस्तान भर में काबिल नाफज होगी। और जब उसकी तामील किसी सूबे में या किसी ऐसी कत्ता या इलाके में की जानी हो जो किसी सूबे का हिस्सा ना हो लेकिन उस सूबे की अदालत आलिया के दायरा इख्तियार में शामिल हो, तो उसकी उसी तरह से तामील की जाएगी कि गोया वो सूबे की अदालत आलिया ने जारी किया हो। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तारीख साज जिम्मेदारी है इस वक्त जी, इसलिए कि पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम में से ताजर, ब्यूरोक्रेट, पुलिस वाले, एक्स जर्नैल वो इस कानून के तहत पेश होते रहे हैं। राइट। पहली दफा आपके सामने एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश हो रहा है जो पाकिस्तान का शहरी है। क्योंकि मैं अगर अपने बेटे के नाम पे जायदाद बनाता हूं, बेटी के नाम पे जायदाद बनाता हूं, तो मुझसे इनकम टैक्स वाले पूछते हैं कि आपके बेटे की तो ये आमदनी नहीं है। और फिर ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे बाप ने से मुझे जायदाद विरसे में मिली थी। नहीं, बाप ने डाका डाल के आपको जायदाद बनाई है, आप बाप के फेल का जवाब दें। मैं कहूं मेरे दादे की जायदाद मिली थी, दादा एक डकैत तक कैसे हो सकता है मैं उसको जवाब ना दूं। आपको देना पड़ेगा उस ट्रेल का, बेटे को जवाब देना पड़ेगा कि ये मेरी अपनी आमदन से है, ये मेरे बाप की आमदन से है। लेकिन सर जब बात 13B की बार बार की जाएगी अदालत की जानिब से तो फिर तो ना निकाल रिमार्क्स के ऊपर बात तो होगी। 13B थोड़ी सी देर के हुआ है, अखबार ने ज्यादा उठाया है। 13B जो है वो आता ही नहीं है। कोई दुनिया में कोई अदालत जो है किसी को जब बुलाती है जी तो वो कंपेल नहीं कर रही होती। दैट्स द पॉइंट। मुझसे अगर कोई पूछता है कि जनाब आप ये बताइए कि आपने ये जायदाद कैसे बनाई थी, अदालत पूछती है, तो मैं उसको जवाब दूंगा और अपने हक में जवाब दूंगा। नवाज शरीफ साहब से अपने खिलाफ बयान देने के लिए नहीं कहा जा रहा कभी भी कोई उनके खिलाफ क्यों देगा? हक में बयान देने के लिए किया जा रहा है जी। लेकिन मसला यह है कि उनके पास अपने पास हक में जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। और अगर वो हक में जवाब नहीं देते तो अदालत आलिया को फैसला करना पड़ेगा कि ये बेसिकली जो कुछ कहा जा रहा है ये सही है। सर अगर नवाज शरीफ साहब के पास अपने हक में भी बात करने के लिए कुछ नहीं है तो अदालत अदलिया या इदारे इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? हम नहीं कहते उनके पास नहीं है। अल्लाह करे उनके पास हो, अल्लाह करे कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सब कुछ हो, अल्लाह करे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम एविडेंस दे दें, अल्लाह करे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो हर चीज वहां पहुंचा दें। हमारी दुआ है कि इस कौम को एक सुरखरू हो जाए कि उसके पास एक ईमानदार खानदान है कि जो ईमानदाराना तौर पे जायदादें बनाता है। हम तो दुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे कि इस तरह से हो और मामला जल्दी निमट जाएं। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक भारत तनाव की, हालात किस जानिब जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। ये जिम्मेदारी हमारी भी है हिंदुओं की कि हम भाईचारा बरकरार रखें। उनकी कोई मामूली तादाद नहीं है, 22 करोड़ है। वो छुटकू सा हमसे नहीं संभल रहा। वेलकम बैक। पाक भारत तनाव उरूज पर है। एक जानिब से मिसाइल का तजुर्बा किया जाता है तो दूसरी जानिब से भी तजुर्बा किया जाता है। हालात किस जानिब जाने जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब क्या देखते हैं आप, मामलात क्या मजीद गंभीर हो रहे हैं आने वाले दिनों? देखिए 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक बात तो यह है कि मोदी के लिए इस वक्त तनाव बहुत अहम बना हुआ है और वो समझते ये हैं कि अगर वो उस तनाव को आगे ले जाएंगे तो शायद उनके लिए बेहतर हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं और यूपी बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश
उसको कहते हैं बेसिकली, ये सेंट्रल प्रोविंसेस थे जिसमें अवध और लखनऊ का इलाका और उसके साथ साथ दिल्ली का इलाका जो था, इसकी जो टोटल आबादी है ये कोई पाकिस्तान के बराबर है, 20 करोड़ के करीब आबादी है। और यूपी के बारे में अभी भी ये कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे इंडिया पर राज करता है। मतलब उसके साथ नफरत भी है। मैं बॉम्बे में एक दफ़ा था, तो बॉम्बे में हेमा मालिनी जो है उसने कोई बात की थी उनके बारे में, अपना बॉम्बे वालों में, तो उसके खिलाफ जुलूस निकला हुआ था और वो लोग कहते थे कि हमें पान खाने वाले और दूध बेचने वाले भैये नहीं चाहिए। तो यूपी का अगर आप होंगे तो यूपी वाले को वो अपना वो नहीं देंगे, अपना को घर नहीं देंगे किराए पे, जिस तरह का, तो समझते हैं कि यूपी वालों ने हमें रूल किया, जैसे हमारे यहाँ भी उर्दू स्पीकिंग के साथ है। तो इंडिया, पूरे इंडिया में भी यही है, परसेप्शन यही है कि ये रूल करते हैं। बेसिकली तेज लोग हैं, आम लोग हैं, सारे वहीं से, लीडरशिप वहीं से, इलाहाबाद से, नेहरू खानदान इलाहाबाद की सीट है, अमेठी की जो सीट है वो वहीं की है। फिर उसके बाद सारा आपका अदब वहीं से, सारा आपकी। तो यूपी के को में कहा जाता था कि हिंदू ब्राह्मण की ये बादशाहत है यहाँ। उस हिंदू ब्राह्मण की बादशाहत को किसी न किसी हद तक तोड़ा था बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने, उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने, इन लोगों ने तोड़ा था और वो उन दोनों का पे के इत्तेहाद बना हुआ था। लेकिन बीजेपी ने एक नारा लगा के उस जगह पे एंटर होने की कोशिश की और एंटर हुए हैं वो वहाँ से अयोध्या से, जहाँ उन्होंने बाबरी मस्जिद का तनाज़ा जो है, ये मुद्दा जिसको कहते हैं, क्योंकि अयोध्या वही उसी इलाके के अंदर है। इस सारे का सारा हिंदू जो मज़हब है ना, ये सारे का सारा पटालिया पुत्रा एक जगह होती थी पटना से ज़रा पहले, जहाँ पर इनकी अशोका की बादशाहत थी, अशोका से पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सारे के सारे इस जगह पे थे। इसीलिए बनारस भी वहीं पर है, इसीलिए ये सारा बाकी जो कुंभ का मेला होता है वो भी उसी जगह पे होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं वो वहाँ जीतना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन इस सारे के सारे हिंदू और अपना पाकिस्तान दुश्मनी है, उसका सारे का सारा टारगेट मुसलमान है। और इसके बराबर सूरत हाल ये है कि कश्मीर में उतने ही हालात जो हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं और उनकी तहरीक आज़ादी बड़ी तक़वियत पकड़ रही है सर। ये ताज़ा तरीन जुमे के दिन, इस जुमे की ये फुटेज है जो हम चला रहे हैं। जी बच्चे और मुझे कल ही रिसीव श्रीनगर से एक साहब ने वहां से भेजी थी, ठीक। और इस फुटेज में लोग देखें, इस फुटेज के अंदर लोगों का जैसे कहते हैं जोश देखें, जम्मे गफीर। और सबसे बड़ी बात है कोई और नारा नहीं है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, ये इसलिए नारा लगाया जा रहा है कि इस वक्त एक तरफ इंटरनेशनल साजिश है जी कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर एस्टेब्लिश किया जाए, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे उन्होंने यूक्रेन की सूरत हाल करने की कोशिश की थी, जैसे कोई और रियासत, छोटी सी रियासत है। जितनी छोटी रियासत और लैंडलॉक रियासत होगी उतनी ही वो आलमी ताकतों की मोहताज होगी जी। उसको फंड्स चाहिए होंगे, उसको समुंदर चाहिए होगा, अगर समुंदर नहीं है तो एयरलिफ्ट चाहिए होगी। फिर कश्मीर के साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि कश्मीर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक। चाइना है उसके एक तरफ जी, पाकिस्तान है यहाँ पर, क्योंकि कश्मीर पूरा जो है वो वादी है, जैसे श्रीनगर का है, जम्मू है, उसके ऊपर क्या नाम है उसका, अपना गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर का इलाका है। ये पूरा इलाका जो है ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है, जिसमें दुनिया की सबसे बुलंद बाला पीक्स हैं, और इसमें देवसाई प्लेन्स। क्या कश्मीर में भारत की नाकामी, बलूचिस्तान में भारत की नाकामी, कराची में भारत की नाकामी, ऊपर से फिर मिसाइल बनाते हैं निर्भय, तो उसकी भी नाकामी, ये बदहवासी है भारत की कि भारत जो है अब खुलकर तनाज़े को मजीद बढ़ा रहा है। देखिए, मैं उसका इंडियन एक उनका जो एयरफोर्स का चीफ है उसको सुन रहा था, उसने कहा था कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडियन एयरफोर्स, उससे बेहतर। उसकी बुनियादी वजह हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो प्लेन्स हैं, जहाज़ हैं, उनके साथ वो चाइना की टेक्नोलॉजी से, और चाइना ने उनके साथ R&D भी रखा हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी तरह पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें चाइना का R&D भी शामिल है। बिल्कुल, उसमें रिसर्च ये होता है कि आप अपने पुर्जे भी ले सकते हैं, आप अपनी चीजें बना भी सकते हैं, आप बाकी चीजें, मतलब आपको बताएं, जब तक आप अमेरिका के मोहताज थे ना, तो जिस वक्त 9/11 हुआ है, तो 9/11 में पाकिस्तान की जो टीम थी वो जनरल महमूद की सरकर्दगी में वहां बैठी हुई थी निगोशिएट करने के लिए दो चीज़ों के, कि हमारे साथ आप कम से कम इतना डील कर रहे हैं कि हमारे कोबरा हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड हुए हैं,
ग्राउंड हुए हैं और हमारे F-16 का स्क्वाड्रन जो है ग्राउंड हुआ है, क्योंकि आप पुर्जे देते दे रहे, अब पुर्जे ना दें तो मेंटेन नहीं होता। अब हवा में कोई वर्कशॉप तो है नहीं कि आप रोक के हवा में उसको मरम्मत करा लेंगे, आप तो उसको पुर्जा तब्दील करके उसको वापस जाएंगे, ना होगा तो पूरे पूरा जहाज खत्म, आपको कोई फायदा नहीं उसका। तो आप वहां पर खरा दिए थे तो बनवा नहीं सकते उसके पुर्जे। तो पाकिस्तान की जगह इसीलिए उनके मिसाइल जो हैं वो फेल हो रहे हैं, और जहां चूंकि R&D मजबूत है तो वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन असल मसला इस वक्त ये है, वो है कश्मीर की मूवमेंट, और उसके साथ साथ सिखों की जो खालिस्तान की मूवमेंट है वो उसका आगे बढ़ना और उसका बिल्टअप होना, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो एंटी हिंदू फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसीलिए ओमपुरी के बारे में जो इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है पूरे इंडिया के अंदर, वो एक ही ये की जा रही है कि ही वॉज प्रो पाकिस्तान। भारत ये तो बर्दाश्त कर सकता है कि कोई एक बंदा इस्लाम के हक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करे, जी वो बर्दाश्त करते हैं, नज़में लिखते हैं, बल्कि उनके शायर आकर नज़में लिखते हैं, और वो शायर जो है मुशायरे लूटते हैं, जी वो जी हिंदू ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के हक में बात करे। सर ये है असल मामला। रादर प्रो पीस, प्रो पाकिस्तान तो थे, तो प्रो पीस ज्यादा थे। ऑब्जेक्टिव बात उसने सही की जी कि हमने छोटू सा कश्मीर तो संभाला नहीं जा रहा, बिल्कुल सही, तो बात बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब है छोटू सा कश्मीर अगर नहीं संभाला जा रहा तो इसका मतलब यह है कि बात उसकी जेन्युइनली के 7 लाख आपकी फौज वहां पर, उसके बावजूद भी ये क्राउड देखें वहां पर क्या है। असल मसला यह है कि ना हमारी पाकिस्तान की इस वक्त रियलाइजेशन है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में रियलाइजेशन है, बाकी लोगों में रियलाइजेशन कि इंडिया इस वक्त सबसे वीक फुटिंग पे है। कोई भी गवर्नमेंट जो कि एथनिक और रिलीजियस बुनियादों के ऊपर तासुब की बुनियाद पर इलेक्शन जीती हो वो वीक होती है, राइट, ये बात तय है, ठीक। वो इसलिए कि वो जनरल पब्लिक की नुमाइंदा नहीं होती, वो एक सेक्शन की नुमाइंदा होती है, और जो सेक्शन की नुमाइंदा गवर्नमेंट वो वीक होती है, और वीक गवर्नमेंट को कमज़ोर करना और उस पर हिट करना सबसे आसान होता है। हमारे यहाँ मसला ज़रा यह है कि हम अभी तक उसी मामले के अंदर हैं कि जो पाकिस्तान में पीस का मामला है, वही जो बात वो जो कहते हैं लोग कि कुलभूषण पकड़ा जाए हमारी गवर्नमेंट चुप रहती है, वो इंडिया के अंदर इंडिया का सबूत आ जाए बलूचिस्तान के बारे में हमारी गवर्नमेंट चुप रहती है। अब डोजियर जो है उन्होंने दिया है वहाँ पर उसमें क्या नाम है अक़वाम मुत्तहिदा में, जी, अब शायद तो बात निकले, लेकिन मसला ज़रा ये है कि डर इस बात का है जो हम पहले भी जिक्र करते हैं अब भी जिक्र करते हैं कि सारी सिचुएशन के अंदर अगर मोदी सरकार को कहीं ये दुख पता चला कि वो यूपी के इलेक्शन फरवरी में हार जाएंगे जी, तो एक रास्ता और भी होता है, वो बड़ा गलत है, एक लिमिटेड वॉर को छेड़ने का, जैसे उन्होंने पिछले दिनों कर दिया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया नहीं की थी, लेकिन वो एक्चुअल कर भी सकते हैं, क्योंकि मसला सारा ये है कि न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती होती है। आप कन्वेंशनल वॉर में आप देखें ना, आपकी 2-2.5 महीने आपकी जो चली थी, कितना अर्सा चली थी, कारगिल चली थी, उसमें न्यूक्लियर ऑप्शन तो नहीं इस्तेमाल हुआ ना, लेकिन चलती रही, वॉर तो चलती रही, लेकिन वॉर में कोई वॉर हेड ले जाना और वॉर का मामला इतना प्रॉम्प्ट भी नहीं था। अब जितना मीडिया तेज हो चुका है, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में भी अमेरिका गया हुआ था। जो डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर हेड, इस तरह का सिस्टम आ चुका है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड देन एनी डेवलप्ड कंट्री। मतलब दुनिया में नॉर्मली बड़े लेवल के बनाए जाते हैं जी, मतलब आपने पूरा शहर तबाह करना है, पूरा इलाका तबाह करना है, पूरा ये तबाह करना है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत छोटे छोटे, मतलब आपने एक टैंकों की रेजिमेंट तबाह करनी है, या एक आपने ये इस लेवल के स्मॉल जिसे टैक्टिकल वेपन्स कहते हैं। अब इस तरह के वेपन्स चलाने जो हैं उसमें होता यह है कि वो सटली द एंटायर यूनिट विल वैनिश, बिल्कुल ठीक। आप टैंकों की एक बाढ़ बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल एक इलाके के अंदर 1 मील के रेडियस के अंदर, तो आप 1 मील के रेडियस के अंदर आप न्यूक्लियर बम लगाते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब अगर इंडिया के अंदर मिसाइल बन रहे हैं और वो न्यूक्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं तो बीजिंग पाकिस्तान की सपोर्ट की मदद से उस तरह के मिसाइल बना सकता है। तो अब इस तरह की बात होगी टाइम तो इंडिया ने पाकिस्तान की अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है ना, इट इज इवन मच बेटर देन चाइनीज मिसाइल प्रोग्राम सोफिस्टिकेशन के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल वेपन्स जो हैं पाकिस्तान के वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, और ऐसे हैं कि जो मतलब फॉर एग्जांपल
सहरा में टैंक बढ़ रहे हैं, जी जी ठीक है, और उसमें वीडियो हमने देखी थी, बिल्कुल, हाँ जी, बढ़ रहे हैं, और आप उस जगह पे उसको सिर्फ 1 मील के रेडियस के अंदर या आधे मील के रेडियस के अंदर आप उस पर एक न्यूक्लियर वेपन फेंकते हैं, और वो तो आपने अगेंस्ट द मिलिट्री, आपने अगेंस्ट द कम्बैटेंट इस्तेमाल किया, आपने तो आम आदमी पे नहीं इस्तेमाल किया, आपने आम शहर पे नहीं किया। लेकिन होता यह है कि जब ये चल पड़ती है ना जंग, तो फिर उसका कोई रास्ता रुकता नहीं, फिर आप उन्होंने वहाँ फेंका, यहाँ फेंका, अल्लाह ताला उससे बचाए। लेकिन आम जो वॉर है, उस वॉर के अंदर भी जिस किस्म की सिचुएशन है, आप देखें ना, अगर वो कश्मीर में जी एक लिमिटेड वॉर भी खोलते हैं, तो जो एक क्राउड है, ये क्राउड तो इंडिया का साथ नहीं देगा, वो रुकने वाला नहीं है, ये नहीं, ये क्राउड देखें। और कोई फौज, जी, बेशक 50 लाख की फौज हो, अगर उसके लोग उसके खिलाफ हो तो कभी जंग नहीं लड़ सकती, और ना वो जंग जीत सकती। क्या कश्मीर से खौफजदा है इंडिया? कश्मीर में होने वाले वाकयात से खौफजदा है? तहरीक से खौफजदा है? तहरीक से खौफजदा है। उसकी बेसिक वजह है, देखिए कश्मीर की तहरीक मल्टीफोल्ड निकल आई जी, और सबसे पहला उन्होंने ये किया था कि किसी ना किसी तरीके से हम इसको खिलाफत के प्रीव्यू में लेके, फिर अब उन्होंने दोबारा कंसोलिडेट किया कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जो इस्लाम के नाम पे बना है और जिसमें खिलाफत को नाफिज करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि अलहदा कश्मीर खिलाफत के लिए जाए। तो पाकिस्तान के साथ मिलके, इसलिए पाकिस्तान के साथ, वो जो अली गिलानी कहते थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता। अब मसला यह है कि अगर पाकिस्तान के फोल्ड में आते हैं तो उनको उसको नारा लगाना ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए कश्मीर की मूवमेंट ज्यादा जोर पकड़ रही है। कश्मीर की मूवमेंट इस वजह से भी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और यह साहब क्योंकि अली गिलानी साहब ने स्पेशली नियो न्यूज को सताइशी खत लिखा है, जिसमें बाकायदा तौर पर तारीफ की गई है। जी हाँ, कल की ब्रेकिंग न्यूज थी ये, तारीफ की गई है, बार बार तारीफ की गई है कि नियो न्यूज ने जिस अंदाज से कश्मीर का मुद्दा उठाया है इंटरनेशनल फोरम पे, और किसी चैनल ने पाकिस्तान से नहीं उठाया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल शामिल की जाती हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो आज के टॉपिक पर ही बात कीजिएगा। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नसीबुल्लाह बाज़ई की, जो कि मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इत्तलात ये हैं कि उन पर शदीद सियासी दबाव था। क्यों था, बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, ये क्या ट्रेंड है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मेरा असिस्टेंट कमिश्नर होता था चागी में जब मैं डीसी था, जे नौशकी का असिस्टेंट कमिश्नर था जी, अच्छा अपराइट ऑफिसर है, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है और सब कुछ है कुछ। अच्छा, उसके बारे में चूंकि आज मैं राब्ता करता रहा कि पश्तूनख्वा मैप से कोई बंदा आ जाए, मिली अवामी पार्टी से कोई बंदा आ जाए, लेकिन शायद नहीं आ सका कोई, अगले प्रोग्राम में हम कर सकेंगे। इसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उसने कहा मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से बहुत सारी दबाव था मेरे पर कि फ्लाप स्कीमें शुरू करो। एक वो रोज मतलब जई वाला रास्ता है, वो है उसका, वो 1 अरब से पता नहीं 4 अरब रुपये की ऊपर लेके आ गए थे। एक 10 अरब रुपये को स्क्रैप किया हुआ था। यूरोप से आगे जाके जो दानासर वाला रास्ता, वो रोड जो है, रोडों की स्कीमों के ऊपर उनको दबाव डाला जाता था कि ये करें, जो वो नहीं करना चाहते थे। और ये महमूद खान अचकज़ई साहब के भाई जो हैं, हामिद खान अचकज़ई साहब जो हैं, वो इसके वज़ीर थे, और जिसके ऊपर उन्होंने बाकायदा इसको कहा कि फिर उनको ओएसटी लगा दिया। और फिर इसके बाद इस शख्स को ओएसटी रखा गया। अनीता तुराब केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे चुकी है कि आप किसी को ओएसटी नहीं लगा सकते बगैर रीज़न के। वहाँ सैफ चट्टा साहब वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, इनको उन्होंने 3 समरियाँ भेजी हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे जाने के लिए, वो नहीं जा सके। अब मसला सारा यह है कि मैंने उनका पश्तूनख्वा मैप की तरफ से वो कुछ चीज़ें पढ़ी उन्होंने, ये तो जनाब इंग्लैंड में अपने किसी बाज़ई जो ठेकेदार था उसके ज़रिए इसने महमूद खान साहब से रब्ता किया और वहाँ जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लग गया। ओ भाई, इस तरह लगाते हो तुम आप लोगों को? पहली बात तो यह कि इस तरह लोगों को तुम लगाते हो, ये मेड़ मराके की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी ने आखिर वक्त पे इस्तीफा दिया है भाई जी, वो कहते हैं जी उसका 18 महीने रह गए हैं, हम उसको लगाओ किसी जगह, ये गवर्नमेंट ऑफिसर का हक है। इतना पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, होता है? अगर आपको उसके खिलाफ मसला है तो उसको नैब में क्यों नहीं लेके जाते हो? जी बिल्कुल ठीक। मतलब ये बेसिकली एक अजीबोगरीब मामला है। और ये मैं कहूंगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब के भाई साहब अगर खुद आना चाहें, हम आने लेने को तैयार हैं और हम उनकी मौक़िफ़ सुनेंगे। लेकिन एक सरकारी अफसर को या तो उसके खिलाफ केस है तो सबूत लेके आओ,
और अगर सबूत नहीं है तो फिर उसको उसका पोस्टिंग दो, उसको पोस्टिंग दो, काम करने ये दो। कौन सा मसला है भाई? एग्जैक्टली लाइव कॉल लेना हम शुरू कर रहे हैं जनाब। सबसे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? जी वालेकुम सलाम सर जी, अमजद अली बात कर रहा हूँ कुवैत से। जी अमजद अली साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं औरिया साहब से कुछ सवाल करना चाह रहा था पिछले प्रोग्राम के हवाले से, आज के प्रोग्राम से तो नहीं। जी जी बताइए। पूछिए ये पूछिए। कुछ वो बच्ची का मौजूद बात कर रहे थे। मैं इनसे ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी ये नया साल शुरू हुआ था, उस कुछ चैनल वाले कुछ पाकिस्त और नजूमी बैठा के बता रहे हैं कि इमरान कहेगा, नवाज शरीफ का ये बनेगा, यानी ये अवाम को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, या कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? जितना भी हमारा मीडिया है इस पे थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए अमजद मेरी अली बात साहब, सुने, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। ये जो नजूमी है ना जी जब ये मीडिया पैदा नहीं हुआ तो उस वक्त भी थे जी ये बादशाहों के साथ होते थे, ठीक है? हर नेपोलियन का भी नजूमी था, हर बादशाह का नजूमी होता था। देखो मीडिया पे इल्जाम क्यों लगाते हो? ये जो सड़कों के ऊपर नजूमी बैठे होते थे, हम जब बच्चे होते थे तो सारे फाल निकलवाने जाते थे, मीडिया निकलवाता था। तो अरे वो मीडिया वाले भी चार तमाशा लगा रहे हैं तो लगाने तो खत्म, मुझे कोई इतराज नहीं है। इल्म तो है, लेकिन क्या इस तरह से प्रोपेल करना मीडिया के ऊपर बेहतर है? देखिए इल्म नजूम जो है बेसिकली पहली बात तो है कि इल्मुल गायब, आलिमुल गायब तो अल्लाह की ज़ात है, ठीक है? तो होता यह है कि सितारों की चाल से कोई बता, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है ना, हजारों साल की ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। आप लोगों के चेहरे को देख के नहीं कहते कि फलां बदमाश लगता है, कैसे कहते हो? बिल्कुल फलां शरीफ आदमी फेस रीडिंग करते हैं आप। बहुत बड़ी दुनिया की लम्ब्रोसो की जो थ्योरी है, जो जैसे डिलिंक्वेंसी की थ्योरी है, उसने 3 मेसोमॉर्फिक उसने कहता है। मेसोमॉर्फिक मोटे मोटे लोग, वो कहते हैं ये लोग जो हैं कितने भी रंजीदा हों ये हंसेंगे ज़रूर, इनमें हंसी होती है। जो गोल मटोल से, मोटे से, गुबलू से जो लोग होते हैं, इस तरह वो कहता है कि जो बुली से होते हैं, जिनके मस्कुलर होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके एग्रेशन जरूर दिखाते हैं। जो पतला आदमी, बारीक आदमी होता है, अफसरदा सैड जरूर होता है। कॉल आइए, ले लीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? वालेकुम सलाम, अब्दुल रहमान शाही बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी शाही साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि आज पनामा लीक्स में जब था तो उसमें जज साहब ने नईम बुखारी साहब को रिमार्क्स दिए कि अगर हम आर्टिकल 62 और 61 का उसको इतलाक करें हम कहना फिर सिराजुल हक साहब बचते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक। तो इसमें तो फिर अगर जज साहब को पता है तो फिर वो बाकी सारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब वो बहुत आला पॉइंट, बहुत आला पॉइंट है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। वैसे ये बेसिकली वर्डिक्ट है जी, ये बेसिकली जज का वर्डिक्ट है कि अगर हम 62 और 63 पे अमल करने शुरू हो जाएं जी, तो इस पाकिस्तान में सिर्फ सिराजुल हक बचता है, बाकी सब जेल जाते हैं। बाकी सब इस काबिल नहीं है कि सादक और अमीन कहलाते हैं। कबाहत क्या है? अगर अमल करना है तो करें फिर। हाँ तो करना चाहिए। ये तो हमारी मुनाफकत है ना हम सबकी कि हम नहीं करवाना चाहते अमल। हाँ लेकिन मसला लेकिन सिराज साहब को क्रेडिट तो जाता है, फिर ये तो मानना पड़ेगा कि अदलिया भी मानती है। इसका मतलब यह है कि जमात इस्लामी ने सिराजुल हक की तरह अगर 100 एक कैंडिडेट और खड़े किए हुए थे तो वो भी ईमानदार 62 पूरे उतरते होंगे। बिल्कुल सही। तो फिर इसका मतलब ये कौम नहीं वोट देती ना। इसका मतलब कि जमहूरियत बुनियादी तौर पर एक नाकस निजाम करे कौम मुंतखब, फिर प्रेसिडेंट प्राइम नहीं करते। कौम जमहूरियत के अंदर हो नहीं सकता। ये जो सिस्टम 1 पर्सन 1 वोट का है ना, वो ईमानदार आदमी को मुंतखब कर ही नहीं पाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमेशा ऐसे ही होता है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? जी वालेकुम सलाम सर, औरिया साहब से सवाल करना था। जी आप पहले अपना नाम बता दीजिएगा प्लीज, कहां से बात कर रहे हैं? खलील बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी खलील साहब सवाल कीजिए औरिया साहब से। औरिया साहब मेरा सवाल ये है कि क्या अगर इंडिया अपना मकबूजा कश्मीर यूएन के हवाले कर देता है कि आप ओपन इलेक्शन करवाएं, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत भी अपना मकबूजा अपना आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो CPEC में आ रहा है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत भी ये यूएन के हवाले कर देगी ओपन इलेक्शन के लिए? आपने इतनी जबरदस्त बात, बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी बात आपने की है कि ना नौमन तेल होगी ना राधा। ये सवाल मैंने इंडिया में भी किया था। अच्छा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अपनी फौजें वापस निकाल ले पहले यूएन के, जब तब इलेक्शन होंगे जी। तो मैंने कहा था अगर हम कह देते हैं तो क्या आप इलेक्शन करवाएंगे? तो अडवाणी था जी, सन्नाटा छा गया था, खामोशी। ये इतना आसान बात नहीं है, ये कहने की बात कि अमेरिका अपने इंडिया अपने उसको हवाले कर देगा यूएन को, तो क्या पाकिस्तान भी सिर्फ? इतना आसान नहीं है ना। इतना आसान अगर होता तो इंडिया बहुत पहले कर चुका होता। बिल्कुल सही, ठीक। और यूएन को हवाले करना नहीं है, बेसिकली फोर्सेस को निकाल के प्लेबिसाइड करना है जी बेसिकली।
और नॉट नेसेसरली कि यूएन कराएगा। प्लेबिसाइट कहीं की कोई रास्ता और निकल सकता है। वो जो फार्मूला है वो है यूएन ट्रस्टीशिप के अंदर 10 साल के लिए रखना, उसके बाद वोटिंग कराना, वो रॉन्ग है। प्लेबिसाइट तो आप फोर्सेज निकाल लें और आपके इतने अरसे के लिए आप उसके करा दें और इंडिया हारेगा। ये जो सूरत नजर आती है जी, इसमें इंडिया कहेगा कि इलेक्शन कराओ जिसने वोट पर पाकिस्तान, कभी भी नहीं। और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के साथ जाएंगे, कभी भी नहीं। और ये कश्मीरी जो है, ये जो छोटा बच्चा इतने नहीं, ये हमारे आजाद कश्मीर वाले जिनको इतनी मुराद मिली है कि इंडिया के साथ जाएंगे, नेवर नेवर नेवर। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी असद जी लाहौर से। जनाब वैसे से ये क्वेश्चन है कि जब ये मोदी सिकंदरी साहब जैसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं। नहीं अब तो कहते, अब ऐसी तो बात नहीं कहते मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान ना हो तो उनकी जिंदगी अजाब हो जाए। मैं तो उनके पशीन में, उनके इलाके में हर पोस्ट की है मैं असिस्टेंट कमिश्नर चमन रहा हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर पशीन रहा हूँ, गुलिस्तान का असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मैं उनके पूरे इलाके में किए। पाकिस्तान से तो वो तो अफगानिस्तान चले जाएंगे। अफगानिस्तान में गए थे ना, मुझे पता है, वो जिंदगी अवजरन हो गई थी उनकी। उनका इलाका है भाई, इस इलाके के साथ जिंदगी बसता है। ब्रिटिश बलोचिस्तान की जो बातें वो करते हैं वो किस बुनियाद पे करते हैं जी, इसलिए वो ब्रिटानिया का हिस्सा था, वो अपने आप को महज़ब तरीन इलाका समझते हैं। आपको पता है कि वहां पर ये लोग कहते होते हैं कंधारी आए हुए हैं, बच्चों को जरा सा संभाल के रखें। ये चमन के लोग कहते हैं कंधारी लोग बहुत आए हुए हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना वो पता नहीं कहां से लोग आए हुए हैं, वैसे ही होता है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद अबू बकर लाहौर से। जी अबू बकर साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? ये जी कश्मीर के हवाले से जो बात हो रही है, मकबूजा कश्मीर की भी बात हुई है जी जी, वो मुझे याद है, मैंने बुजुर्गों से सुना है, हमारे दादाजी होते थे वो ये फरमाते थे कि यहाँ पे कश्मीर में अमेरिका ने आना है और यहाँ पे बंदर बांट होगी। हम बचपन से सुनते आए हैं। अच्छा, जी। बंदर बांट पता नहीं क्या चीज है, बंदर बांट क्या होगी? मैं बता रहा था शायद और ये साहब से पूछ लें जी। और ये सब ये वो बंदर बांट का वो मशहूर है ना कि वो जो उसने रोटी का टुकड़ा था ना जी, तो वो लेके गया उसने, तो तकसीम करो तो बंदर के पास, तो बंदर करता ये था कि दो इसमें तो एक रोटी की ज्यादा रखता था। अच्छा। और एक तरफ वो कम रखता था। अच्छा। तो वो उधर से खा के बराबर कर देता था, ये कम कर देता, उधर वो तराजू की तरफ वो बढ़ जाता था जी। फिर उधर से खाता था, बराबर नहीं, वो आखिर वक्त वो दोनों टुकड़े खत्म हो गए, खा गया था और पीछे से रहा कुछ नहीं। ये अमेरिका के लिए है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है? अमेरिका मिथ है। देखिए, पहली बात है कि अमेरिका को खुद इस वक्त रशियन इन्फ्लुएंस का बहुत पता है। अमेरिका पता नहीं, अब नहीं सोच सकता अमेरिका, दिल्ली दूर जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, मैं सिद्दीक बोल रहा हूँ। जी जनाब कहाँ से बात कर रहे हैं? सिद्दीक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सिद्दीक साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर और ये सबसे मेरा ये सवाल है कि मैं दूसरा ये कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो बात ये थी कि एक सिराजुल हक बचता है, बाकी सारे जितने भी बैठे हैं वो बेईमान है, अदालत खुद कह रही है। सारी बात है कि एक वो बचता है, तो फिर ऐसे लोगों को अदालत पकड़ती क्यों नहीं? और दूसरा ये सवाल है कि एक एमएलए और एमपी से लेकर हर एक के पास अच्छी 20-25 लाख की गाड़ी है, तो जो मजदूर 400 रुपए की दिहाड़ी करता है, 20-25 लाख की गाड़ी तो आजकल मामूली नौकरी करने वाला बंदा रखता है। आप किन की बात कर रहे हैं यार? जी और ये सब जी 25 लाख का करोड़ों के। देखिए पाकिस्तान, हम जब यहाँ पर होते थे तो पाकिस्तान बहुत कम नॉर्मली यहीं की असेंबल्ड गाड़ियाँ, अब तो आपको पोर्शे नजर आती है, अब तो आपको लेक्सस नजर आती है, आपको पता नहीं क्या क्या ब्रांड समझ आती है, इंटरनेशनल ब्रांड्स। अब देखिए ना, इनको खड़े कर को पूछे ना कि तुमने कहां से बनाई है, तो ये भी जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन हम पूछते नहीं है। हम तो नहीं कहते टैक्स एमनेस्टी। अब देखें ये स्कीम जो आ रही है, स्कीम इसीलिए तो आ रही है ताकि पनामा के पैसों से बचा जाए। बिल्कुल ठीक। क्या आप जाहिर कर दो एक दफा तो आपके सब जुर्म माफ है। सर अमीरों की तो 25-25 लाख की गाड़ियां भी खड़े 2.5 करोड़ की हो जाती हैं, जो लिस्टों में शामिल करते हैं। जी बिल हो गया। जी ये बेचारा क्या करेगा? पाकिस्तान के अंदर बेसिकली हमेशा मुजरम वही है कि जो कागज फिल करता है इनकम टैक्स अफसर के सामने या किसी और जगह, उसी से सवाल किया जाता है। जो फिल नहीं करता उससे सवाल नहीं किया जाता। राइट। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहां से बात करेंगे? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी अब्दुल्ला साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल औरिया साहब से ये है कि आजकल जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बना हुआ है, जिसकी सरबराही जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं, उसका अभी क़याम भी नहीं हुआ और उसके बारे में इंतहाई मनफी प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आजकल जो तुर्की
के खिलाफ जो कुव्वत मुत्तहिद हैं, तो क्या इस्लामी इत्तेहाद तुर्की खास तौर पर और दूसरे ममालिक के लिए एक पॉजिटिव और एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है आपकी नजर में कि नहीं? बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला साहब, सवाल आ गया आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर मुस्लिम उम्मा जो है ये शुरू ही से इस तरह के इत्तेहाद में कभी इकट्ठी नहीं रही। जुल्फकार अली भुट्टो ने जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जी, तो सारे इस्लामी मुल्क लाहौर में आए थे, सिवाय ईरान का शाह नहीं आया था। शाह ईरान लाहौर नहीं आया था जी, पूरी मुस्लिम उम्मत आई थी। राइट, उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ईरान नहीं आया था जी। अब कहा जाता है वहां ईरान शामिल नहीं है, अब इस्लामी फोर्स पे इतराज हो रहा है। पॉजिटिव है ये इत्तेहाद, आप क्या कहते हैं? इस्लामिक बेसिकली मिलिट्री अलायंस होना नहीं चाहिए। बेसिकली करना है तो पूरे उम्मत का इत्तेहाद करो, जिसके अंदर मेरा न्यूक्लियर बम हो, अरबों का तेल हो जी, मिस्र की कपास हो, मलेशिया का टिन हो, मलेशिया की अपने इकोनॉमी हो। ये सारी उम्मत जो है, ये 57 स्टेट्स मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम बनाएं। करना है तो ये करो जी। ये फौज का इत्तेहाद जो है, ये तो बादशाहते बचाने के लिए बनाया जा रहा है। मैं फौज के इत्तेहाद का कायल नहीं हूं, मैं उम्मत के इत्तेहाद का कायल हूं। क्या तुर्की के लिए कारगर साबित होगा किसी तौर? तुर्की को भी एक उम्मत, ये सारे जो है टूटे हुए हैं जी, इस्लाम में सबर नहीं है। एक उम्मत मराकश से लेके वहां तक उम्मत का इत्तेहाद करो, हम साथ हैं। फौज का इत्तेहाद उम्मत के लिए नहीं होता, बादशाहत बचाने के लिए होता है, हुकूमत बचाने के लिए होता है। अवाम का इत्तेहाद यह है कि सारी कौम 51 स्टेट्स है ना अमेरिका की, इकट्ठी हुई हैं जी, ठीक है, हर एक अलहदा है अपने तौर पे, इंडिपेंडेंट है, कानून अलहदा है, लॉज अलहदा हैं, चीजें अलहदा हैं, अटॉनमी मौजूद, अटॉनमी रखो लेकिन रिसोर्सेज यूनाइट करो। आपने यूनाइट आप आज आप कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब का तेल आपके पास हो, मलेशिया की इकोनॉमी आपके पास हो, इंडोनेशिया का रबर आपके पास हो, पाकिस्तान की अपना न्यूक्लियर फोर्स आपके पास हो, ये सारी की सारी फौज जो है मुस्लिमा की मिलके जो इतनी बड़ी फौज बने, ईरान का तेल हो, टर्की के रिसोर्सेज हो, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनते हैं हम सब। बिल्कुल ठीक है। और साहब के कमेंट्स आ गए। नाज़रीन, अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।